डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडी जो क्लास 10th की है, उसका अध्याय फर्स्ट, स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो हम देखें, स्वर्णिम भारत जो प्रारंभ में भारत था, हमारा भारत का इतिहास है, पहले से ही बहुत गौरवमय इतिहास रहा है भारत का। तो इस पाठ में हम कहाँ तक पढ़ेंगे? इस पाठ में हम पढ़ेंगे जो हमारे काफ़ी वंश हुए थे। मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, वर्धन वंश है, शुंग वंश है। वहाँ से लेके और जब तक भारत में मुग़ल आते हैं 1206 ईस्वी में मुग़ल आते हैं, वहाँ तक हम इसमें पढ़ेंगे। स्वर्णिम भारत में हम देखें तो जो हमारा भारत है उसमें पहले हमें जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता है, महाभारत और रामायण है, और वैदिक सभ्यता है। उससे हमें प्राचीन जो भारत है, उसके स्वर्णिम भारत है हमारा, उसकी हमें जानकारी मिलती है। वर्तमान में हम साथियों यूँ देखें कि जो वर्तमान में हमें इतने पुराने समय की जानकारी है वो किस प्रकार से मिल पा रही है। तो वर्तमान में हमें जानकारी मिल पा रही है कि जो उत्खनन होता है या जो खुदाई होती है, उत्खनन होता है या जो पुरातात्विक अवशेष हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, पुरातात्विक अवशेष हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो प्राचीन भारत है वो किस प्रकार का रहा होगा, प्राचीन भारत में किस प्रकार की राजशाही व्यवस्था रही होगी, किस प्रकार का सामाजिक जीवन रहा होगा, किस प्रकार का लोगों का रहन सहन रहा होगा, किस प्रकार की वहाँ संस्कृति सभ्यता वो रही होंगी। वो सभी हमें पुरातात्विक अवशेषों से और उत्खनन जो खुदाई से हमें प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से साथियों जानकारी दूं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी भी एक क्या रेलवे लाइन है वो डल रही थी, तो वहाँ पर उसकी ईंटों से जो हमको जानकारी मिली थी वो हमें जानकारी मोहनजोदड़ो सभ्यता की मिली थी। तो इसी प्रकार से तो उत्खनन और जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनसे हमें प्राचीन भारत की हमें जानकारी मिलती है। पहले जो भारत के लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते थे, जैसे ब्रह्मदेश जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, वर्तमान में क्या कहलाता है? म्यांमार कहलाता है, यह हमारा पड़ोसी देश। श्याम श्रीलंका, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो, ये हमारा एक द्वीप है बोर्नियो, साउथ ईस्ट एशिया में बोर्नियो। यहाँ पे फिलीपींस, एशिया का ही देश है फिलीपींस। ऑस्ट्रेलिया अलग से, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक भी हमारे जो भारत के लोग हैं, प्राचीन भारत के लोग हैं, वो जाते थे। और ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, इनमें हमारे भारत के लोग हैं वो जाते थे और एक दूसरे देशों से व्यापार है समुद्री मार्गों से किया करते थे। साथियों, मैं एक बात बताऊं, ये केवल क्लास 10th का ही पाठ ना होकर ये प्रतियोगिताओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है। और इसमें से कम आपके 5-6 क्वेश्चन है हर एग्जाम में। प्राचीन भारत का जो इतिहास आता है उसमें से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको क्लास 10th की दृष्टि से पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और हमारे भारत को जानने की दृष्टि से भी आपको इसको पढ़ना है। हमारा भारत है तो हमारे भारत के प्राचीन इतिहास को हम देखें तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता से और जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उससे भी, वैदिक सभ्यता जो वेद थे, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, वेद हैं, वैदिक सभ्यता से। और जो रामायण महाभारत का काल था उससे हमें प्राचीन जो भारत है उसकी सभ्यता की हमें जानकारी है वो मिलती है। अब धीरे धीरे साथियों क्या हुआ कि जो ये प्राचीन भारत है उसमें लोहे के जो प्रयोग है, लोहे के प्रयोग उसके हमें प्रमाण मिले, लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिले। ये सबसे पहले मिले जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और या हमारा देखें पश्चिमी बिहार,
इस साइड में हमें क्या हुआ कि लोहे के प्रयोग के हमें प्रमाण मिले। अब जब लोहे के प्रयोग का प्रमाण हमें जब मिल गए तो इससे लोहे के प्रयोग से बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा जो सामाजिक परिवर्तन है वो आ गया। और इससे स्थायी जीवन की प्रवृत्ति है वो लोगों में बढ़ गई, क्योंकि लोहे से विभिन्न प्रकार के औजार हैं वो बनने लग गए। तो उनमें स्थायी जीवन की, जैसे खेती के औजार भी बनने लग गए लोहे से, तो उनमें खेती करने की प्रवृत्ति आ गई, स्थायी जीवन की प्रवृत्ति धीरे धीरे आने लग गई। लोगों में व्यापार वाणिज्य, कृषि, है ना, और ये उद्योग, इस प्रकार से उनमें ये प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ने लग गईं। और जो लोग हैं उनमें स्थायी जीवन आने लग गया। और जो पहले जो घूमते थे जनजातीय जीवन में, घुमक्कड़ जिंदगी थी जनजातीय जीवन का, वो धीरे धीरे अब कैसा होने लगा, कम होने लगा या समाप्त होने लग गया था जो जनजातीय जीवन था उनका। इसके बाद में हम देखें भारत में अनेक छोटे छोटे जो राज्य हैं, अनेक छोटे छोटे जो जनपद हैं, जैसे जनपद बोलेंगे हम, जैसे छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, तहसील टाइप के होते हैं, छोटे छोटे जो जनपद हैं वो किस में बनने लग गए, बड़े जनपदों में बनने लग गए। छोटे छोटे जो जनपद हैं वो बड़े जनपदों में बनने लग गए। और जो थोड़े से बड़े जनपद थे वो अब किस में बनने लग गए, महाजनपदों में बनने लग गए। महाजनपदों में हम पढ़ेंगे इसमें पाठ में कि हम 16 महाजनपद हैं वो किस प्रकार से बने थे और उनमें की क्या क्या राजधानियां थी, हम उनको देखेंगे। हम देखें इसमें तो जो ईसा मसीह हुए थे उनसे 6ठी शताब्दी पूर्व हम देखें ईसा मसीह, उसके हिसाब से हम कालक्रम की गणना करते हैं। जो ईसा मसीह से पहले का कालक्रम है उसको हम ईसा पूर्व लिया करते हैं। तो ईसा से जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम पूर्व में देखें तो तब तक भारत में जो प्राचीन हमारा भारत था उसमें अनेक स्वतंत्र राज्य हैं वो बन गए थे। इस तरह हम देखें स्वतंत्र राज्य बन गए थे तो जो सार्वभौमिक सत्ता है, सार्वभौमिक सत्ता का मतलब है जो एक केंद्र के रूप में सत्ता है, वो इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं थी। अनेक स्वतंत्र राज्य भारत में विद्यमान थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य विद्यमान थे। उत्तर भारत में हम देखें, दक्षिण भारत में ना देखकर उत्तर भारत में हम देखें, उत्तर भारत जो हमारा ऊपर का भारत है, उत्तर भारत में हम देखें इस समय क्या हुआ था, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली महाजनपदों का विकास हो गया था, जिनमें राजा थे बहुत शक्तिशाली थे। जैसे हम एक दो वंशों का नाम लें, मौर्य वंश है, वर्धन वंश है, गुप्त वंश है ना। तो इनके जो राजा थे वो बहुत विशाल साम्राज्य को धारण करने वाले हो गए थे और इनका जो जनपद थे वो एक बहुत बड़े महाजनपद हैं वो बन गए थे। अब साथियों हम देखें तो हमारे प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। अब उनकी हम जानकारी लें कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी क्या क्या जानकारी थी। ये 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस से मिलती है? एक बौद्ध ग्रंथ है, जिस बौद्ध जो ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय। जो बौद्ध साहित्य है उसको त्रिपिटक बोलते हैं, है ना। तो उसमें से ही एक हिस्सा है ये अंगुत्तर निकाय। उसमें अंगुत्तर निकाय में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है कि भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। आज हम यहाँ जनपदों तक इसमें देखेंगे कि जनपदों की कहाँ कहाँ स्थिति थी भारत में, क्या क्या उनकी राजधानी थी। मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर एक बार मैं मैप में बताना चाहूँगा। साथियों, एक मैप से पढ़ने की प्रवृत्ति आप डालो, जिससे क्या है आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़े। तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम देखें अंग की राजधानी थी चंपा।
राजधानी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, राजधानी। ये महाजनपद हैं, महाजनपद और इनकी राजधानी। अंग जो था उसकी राजधानी थी चंपा। और ये मैं आपको बताऊं, बिहार का जो मुंगेर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुंगेर, मुंगेर और भागलपुर के आसपास का जो इलाका था, जो वो चंपा कहलाता था, अंग राज्य कहलाता था, जिसमें आपने महाभारत में सुना होगा कर्ण थे वो अंग देश के राजा थे, है ना। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा, जो आज का मुंगेर और भागलपुर का इलाके के आसपास का है, वो चंपा था। दूसरे पे देखें मगध। ये सब बहुत बड़ा महाजनपद था उस समय का। तो इसकी राजधानी थी राजगृह। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ये वर्तमान में जो बिहार का गया और जो पटना जिले हैं, गया और पटना जिले हैं, उसके आसपास का इलाका था ये मगध। तीसरे नंबर पर मैं देखूं काशी, जो वाराणसी है। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी है। जैसे कि आप वर्तमान में जानते होंगे, वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, तो ये वही वाराणसी है। चौथे नंबर पर हम देखें कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये कौशल वही है जो हम रामायण में कहते हैं कौशलपति भगवान राम। कौशलपति ये अयोध्या, तो ये उसी के आसपास का इलाका है। अयोध्या, फैजाबाद का आसपास का इलाका है ये। अवध, अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का ये इलाका है। ठीक है। पांचवें नंबर पर हम देखें इसमें बज्जी की राजधानी थी वैशाली। अधिकतर हम जो महाजनपद देख रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके आसपास थे, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी जाती थी, अब भी जा रही है। तो यहाँ पर उपजाऊ जमीन थी, लोग रहने की प्रवृत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता से भी हम देखें, लोगों की रहने की प्रवृत्ति अधिकतर पानी वाले स्थानों पर ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर ही उनकी कृषि उपजाऊ थी, तो उसी प्रकार से वो पानी वाले स्थानों पर ज़्यादा रहते थे। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। अब वैशाली को देखें, ये कहाँ थी? ये गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक थी ये, उत्तर में यहाँ तक ये बज्जी थी। छठे नंबर पर हम देखें मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा। एक दो बार इनको लिखकर देखेंगे, इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस महाजनपद की राजधानी क्या थी, है ना। तो ये जो है पटना ज़िले के आसपास का इलाका है ये। तो इसमें कुशीनगर, जो वर्तमान में कुशीनगर है, पावा है, इसके आसपास का ये इलाका है। देवरिया ज़िला भी इसमें आता है, उत्तर प्रदेश का। तो ये उसके आसपास का इलाका है ये। सातवें नंबर पर हम देखें महाजनपद अगला चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी। ये बुंदेलखंड और झांसी वाला इलाका जो उत्तर प्रदेश का है, बुंदेलखंड और झांसी वाला इलाका जो है ये वो है। आठवें नंबर पर हम देखें इसमें वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो ये हम देखें इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था ये। 9वें नंबर पर मैं देखूं इसमें कुरु, ये जो दिल्ली के आसपास का इलाका है वो है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ये दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का इलाका है, वो है महाजनपद कुरु का। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 10वें नंबर पर पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य थी। तो यहाँ देखें हम पांचाल की राजधानी में गंगा यमुना के आसपास का ये क्षेत्र था, जिसमें रामपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश के ये जिले रामपुर, बरेली, रोहिलखंड,
ये पांचाल में शामिल थे। 11वें नंबर पर मत्स्य, ये राजस्थान में, ये जयपुर के आसपास का इलाका है। इसकी राजधानी मैं देखूं पहले, बैराठ, बैराठ या विराटनगर, बैराठ या विराटनगर इसकी राजधानी मत्स्य की। ये जयपुर के आसपास का इलाका है, जयपुर अलवर के आसपास का इलाका है ये। 12वें नंबर पर जो है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, मथुरा या मैथुरा इस प्रकार से, है ना, सूरसेन। और इसमें जो इलाका आता है वो मथुरा है हमारा, मथुरा, भरतपुर, करौली, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये इलाके इसमें आते हैं। 13वें नंबर पर मैं लेता हूँ अस्मक। ये कहाँ था? अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पॉटन। अस्मक की राजधानी क्या थी? पॉटन थी। और ये देखें तो ये दक्षिणी गोदावरी, दक्षिणी गोदावरी जो नर्मदा के नीचे है गोदावरी, तो वहाँ नर्मदा के नीचे गोदावरी, तो यहाँ वहाँ था ये दक्षिणी गोदावरी के आसपास का इलाका अस्मक। 14वें नंबर पर मैं देखूँ अवंती, जो 14वें नंबर पर मैं देखूँ अवंती, अवंती जो आज का मध्य प्रदेश में उज्जैन है, उस वो ही इसकी राजधानी थी। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। तो ये जो नर्मदा के उत्तर में ग्वालियर तक का क्षेत्र था, ये नर्मदा के उत्तर में ग्वालियर, ग्वालियर तक का क्षेत्र था ये वाला। 15वें नंबर पर मैं देखूं कंबोज, ये जो दो थे, ये जो हम पढ़ रहे हैं कंबोज और गांधार, जो हम देखेंगे ये बाहर फैले हुए थे। कंबोज की राजधानी थी राजपुर। ये जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में फैला हुआ था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ था। और 16वें नंबर पर मैं देखूं गांधार। जैसे साथियों आप गांधार शैली देखते हैं, हम गांधार शैली जो मूर्तिकला की शैली है, गांधार शैली, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। और ये आज ये भारत में नहीं है, ये वाले इलाके थे पेशावर और रावलपिंडी वाले, पेशावर और रावलपिंडी वाले ये इलाके थे, पेशावर और रावलपिंडी वाले इलाके थे। तो इनमें साथियों हम देखें, एक बार मैं पहले बता देता हूँ, इनमें जो ये जो महाजनपद थे, इनमें कुछ तो क्या थे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक का मतलब है राजा का शासन चलता था, राजा का बेटा शासन करता था, उसका बेटा शासन करता था, इस प्रकार से वंशानुगत व्यवस्था थी। और कुछ में क्या थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक का मतलब है एक तरह से जो सभा होती थी वो चुनती थी कि किसको आपका राजा बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें कि कौन कौन से में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, किसमें, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में हमारे में वैशाली, वैशाली का जो बज्जी संघ है वो, कुशीनारा, कुशीनारा, और जो कुशीनारा में भी मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, इन्होंने गणतंत्रात्मक व्यवस्था करी थी। मतलब जो एक सभा होती थी वो ये चुनती थी कि कौन सा राजा है आपके शासन करेगा। और जो कपिल वस्तु के शाक्य हैं, कपिल वस्तु के जो शाक्य हैं, उन्होंने गणतंत्रात्मक व्यवस्था करी थी। बाकी अधिकतर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिनमें राजा का बेटा है वो राजा बनता था, है ना। तो ये तो एक बार मैं मैप से बताना चाहूँगा आपको कि जो कौन कौन से जो ये थे महाजनपद थे, वो कौन कौन सी जगह पर स्थित थे। थोड़ा सा मैप से पढ़ने की कोशिश करें, जिससे हमारा एक विषय को दूसरी विषय से जोड़ने की कोशिश करें, जिससे हमें ये लगे कि जो हमारा भूगोल है और जो हमारा इतिहास हम पढ़ रहे हैं उनमें कहाँ तक समानता है और कहाँ हम मतलब इनमें समानता ला पा रहे हैं। अंग देखें, अंग जो है ये यहाँ के आसपास स्थित था। ये मुंगेर जो हमारा इलाका है, मुंगेर और भागलपुर का जो इलाका है, यहाँ के आसपास अंग था।
मगध देखें हम, मगध जो पटना के आसपास का इलाका था वो मगध का इलाका था। काशी जो वर्तमान में वाराणसी का इलाका है वो था। और श्रावस्ती देखें अयोध्या के आसपास का इलाका था जो वो था काशी, जो काशी वो कौशल में देखें अयोध्या फैजाबाद के पास का इलाका था। तो इसमें देखें हम ये वाला इलाका इसके आसपास का, गोरखपुर के आसपास का, यहाँ के आसपास का इलाका था वो, ये जो था कौशल। बज्जी को हम देखें तो ये नेपाल यहीं के आसपास का इलाका था। ये जो बज्जी है वो बिहार में ही था ये बज्जी। और मल्ल ये भी यहीं के आसपास का, बिहार में अधिकतर महाजनपद थे यहीं पे ही। और चेदी जो बुंदेलखंड और झांसी का इलाका है, बुंदेलखंड और झांसी के आसपास का इलाका है वो चेदी था यहाँ पे। और वत्स देखें इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था वत्स यहाँ पे। कुरु देखें, कुरु ये दिल्ली के आसपास का इलाका था, ये वाला इलाका जिसमें गाजियाबाद मेरठ ये वाले इलाके आते थे, ये था हमारा कुरु। पांचाल था बरेली के आसपास का इलाका था, ये बरेली के आसपास का, ये पांचाल के आसपास का था यहाँ पे। इसकी राजधानी यहाँ पे काम्पिल्य थी। मत्स्य में देखें तो ये अलवर के आसपास का, जयपुर के आसपास का इलाका था जिसकी राजधानी बैराट थी। सूरसेन जो मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा थी, ये यहाँ के आसपास का था। अस्मक देखें तो अस्मक यहाँ के आसपास था जिसमें गोदावरी नदी यहाँ पे है, गोदावरी कावेरी कृष्णा ये नदी यहाँ पर दक्षिण साइड की हैं। तो ये जो है अस्मक है जिसकी दक्षिण में गोदावरी के आसपास का ये इलाका था, यहाँ के आसपास का इलाका है वो अस्मक था। अवंती देखें तो ये मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है यहाँ के आसपास का इलाका अवंती का था। कंबोज देखें, कंबोज ये यहाँ के आसपास का इलाका था, कंबोज यहाँ पे, तो ये कंबोज यहाँ था। गांधार जो हमारा अभी ये रावलपिंडी के आसपास के ज़िले हैं, रावलपिंडी के आसपास के ज़िले हैं, यहाँ पे हमारा जो था वो गांधार था। तो साथियों इसको एग्जाम की दृष्टि से, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इस पाठ को पढ़ें और इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ें। महाजनपदों को एक दो बार लिख कर देखें जिससे आपकी समझ है वो बढ़े। लेसन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।